नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है ट्रेडिशनल असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। मैंने इस पे एक वीडियो और डाली थी बट कुछ बच्चों की कुछ कन्फ्यूज़न थी कि मतलब ट्रेडिशनल असेसमेंट उन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आया था, तो इन दोनों में कंपैरिजन थोड़ा कम कर पा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरी वीडियो डाल दूँ। तो इसलिए मैं दूसरी वीडियो लेकर आई हूँ, ट्रेडिशनल असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे कि ट्रेडिशनल असेसमेंट क्या है और कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव क्या है। तो आइए जानते हैं। ट्रेडिशनल असेसमेंट usually produce a written document such as a paper test or quiz take place at the ends of a chapter, unit or course of study। मतलब जो ट्रेडिशनल असेसमेंट है वो आमतौर पर एक लिखित दस्तावेज को प्रोड्यूस करते हैं। उस मतलब जो लिखित दस्तावेज होता है, जैसे टेस्ट होते हैं या क्विज होते हैं या कोई चैप्टर का एंड होता है, तो मतलब ये सारी कोर्स ऑफ स्टडी होती है, यूनिट होती है, तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यूज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे ट्रू फॉल्स होते हैं, सही और गलत वाले क्वेश्चन, वो हमेशा ट्रेडिशनल असेसमेंट में चले जाते हैं। जो एक चीज़ और ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमेशा से चली आ रही हैं, पारंपरिक चीज़ें। दूसरा जो है शॉर्ट आंसर, मतलब जो शॉर्ट आंसर होता है 1 पेज या 2 पेज में लोग करते हैं, तो वो शॉर्ट आंसर भी या 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे इसमें आते हैं। तीसरा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, कोई एक सही होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, मैचिंग वर्ड वाले, और ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो ये सारे ट्रेडिशनल असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं। Students are usually tested individually. Student receive a numerical score or grade, which often contributes of a student final grade. Subject areas are usually tested in isolation, also known as standardized assessment और summative assessment। मतलब इसमें जो स्टूडेंट होते हैं उनका यूजुअली टेस्ट जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। छात्रों को एक संख्यानात्मक स्कोर, हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल स्कोर और ग्रेड मिलते हैं, जो अक्सर छात्रों के अंतिम ग्रेड में योगदान देता है। मतलब जो अंतिम में ग्रेड मिलते हैं, जैसे बीच बीच में असेसमेंट करते हैं, उसका जो ग्रेड होता है वो जब लास्ट वाला जो असेसमेंट होता है उसमें जो ग्रेड मिलते हैं उसमें मतलब इनका योगदान होता है। विशेष क्षेत्रों का आमतौर पर अलगाव में परीक्षण किया जाता है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको अलग अलग परीक्षण किया जाता है। और जो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट होते हैं या योगात्मक समेटिव असेसमेंट होते हैं, इसके रूप में भी जाना जाता है। तो जो ट्रेडिशनल असेसमेंट है वो कहलाता है कि जो हमेशा से चीज़ें चली आ रही हैं, पारंपरिक असेसमेंट या पारंपरिक तरीके, जो जिसमें ट्रू फॉल्स होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, ऐसे टाइप शॉर्ट आंसर, इस टाइप की क्वेश्चन होते हैं। ट्रेडिशनल टीचर, जो पारंपरिक टीचर होते हैं, जैसे मतलब एक वो होता है कि टीचर सेंटर्ड चीज़ें होती हैं ट्रेडिशनल में, और जैसा टीचर का तरीका होता है या विषय वस्तु की चीज़ें होती है उसी तरीके से, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ट्रेडिशनल टीचर जो होते हैं वो क्या होता है, लेक्चर ऑल डे लॉन्ग, मतलब जितना पूरे दिन में लेक्चर लेते रहते हैं, दिन भर जितने भी सब्जेक्ट हैं या प्रैक्टिकल है उनके लेक्चर चलते हैं। प्रिवेंट चेंज, जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कोई बच्चों को पढ़ा रहे तो एडॉप्टेशन की ज़रूरत है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो वही तरीका यूज़ करते हैं जो हमेशा से चलता आ रहा है, उसमें चेंज नहीं करते हैं, कोई एडॉप्टेशन नहीं करते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, कोई एकोमोडेशन नहीं करते। टीचिंग स्ट्रैटेजी लेक्चर मेथड ही होती है, उसके अलावा और कोई टीचिंग स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करते। टीच टू द टेस्ट, जो भी मतलब परीक्षण करना है, जो जिस विषय वस्तु का या जिस पर्टिकुलर कंटेंट का, उसका सबसे पहले उसको पढ़ाते हैं और उसके बाद असेसमेंट करते हैं। हमेशा असेसमेंट करने से पहले चीज़ों को सिखाते हैं, फिर उनका असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ द लर्निंग इन्वायरमेंट। मतलब इनका ये लर्निंग इन्वायरमेंट के कंट्रोलर होते हैं, नियंत्रक होते हैं। लर्निंग इन्वायरमेंट टीचर के हिसाब से ही होता है, जैसा वो चाहते हैं वैसा, या तो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। इसमें चाइल्ड सेंटर्ड का कुछ भी नहीं होता है। और डिसीजन मेकर टीचर ही होते हैं, जितने भी बच्चों के हित के लिए या बच्चों के भविष्य के लिए जो भी डिसीजन लेना होता है वो टीचर ही लेते हैं।
They regard a student as having knowledge hole that need to be filled with information. मैं छात्रों को नॉलेज होल के रूप में मानते हैं। उनका मानना है कि छात्र क्या है, एक नॉलेज होल के रूप में है, मतलब एक नॉलेज ज्ञान का छेद है जिसको जानकारी से भरने की आवश्यकता होती है। तो इनका मानना है कि उस नॉलेज होल को जानकारी से भरने की आवश्यकता होती है। तो क्या करते हैं, जो भी उनका तरीका होता है, जो लेक्चर मेथड होता है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, बच्चों को नॉलेज सिखाते हैं और उसी तरीके से उनका असेसमेंट करते हैं, जो पारंपरिक तरीका है जो हमेशा से चला आ रहा होता है। They regards student as having knowledge hole that need to be filled with information, that the lesson content and delivery are considered to be the most important. Student master knowledge through drill practice refer learning। मैं छात्रों को नॉलेज होल के रूप में मानते हैं जिन्हें जानकारी से भरने की आवश्यकता होती है। मतलब इनका मानना है कि छात्र क्या है, एक नॉलेज होल की तरह है जिनको जानकारी की आवश्यकता होती है, तो वो उसी हिसाब से उनको टीच करते हैं। जो एक पारंपरिक तरीका चला आ रहा है उसी हिसाब से उनको टीच करते हैं। पाठ की सामग्री और वितरण को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब जो लेसन का कंटेंट होता है और किस तरीके से लेसन डिलीवर करना है, बच्चों को समझाना है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, यानी कि लेक्चर मेथड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। छात्र ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ज्ञान में महारत हासिल कर सकते हैं। मतलब इसमें जो स्टूडेंट किस तरीके से नॉलेज हासिल कर सकता है या नॉलेज में उसको मास्टरी हासिल हो सकती है, वो सिर्फ इनका मानना है कि ड्रिल और प्रैक्टिस के हिसाब से। मतलब जितना ज़्यादा बच्चा अभ्यास करेगा उसके हिसाब से उसको ज़्यादा नॉलेज होगी। तो इसीलिए वो हमेशा प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चों को अगर सिखाना है, स्टूडेंट को कुछ सिखाना है, तो जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा चीज़ों के लिए उतना ज़्यादा वो लर्निंग पर महारत हासिल कर पाएगा। तो इसलिए वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आई होप आप सभी को ट्रेडिशनल असेसमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म भी हमने उसमें अपनी वीडियो में चर्चा किया है, लेकिन यहाँ पर भी है थोड़ा सा। तो नॉलेज इज कंस्ट्रक्ट बाय लर्नर थ्रू एन अचीव मेंटल प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट। लर्नर आर द बिल्डर क्रिएटर ऑफ मीनिंग नॉलेज। मतलब इसमें जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, संरचनावाद है, इसमें क्या होता है, जो नॉलेज का निर्माण होता है या नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है वो लर्नर के द्वारा होता है। मतलब शिक्षार्थी अपनी नॉलेज का विकास खुद करता है, अपने नॉलेज का निर्माण खुद करता है। शिक्षार्थियों द्वारा विकास की एक मानसिक प्रक्रिया से के माध्यम से किया जाता है। मतलब जो लर्नर अपनी मानसिक प्रक्रिया करता है, मेंटल ऑपरेशन करता है, समस्याओं को सॉल्व करता है, जो उसके द्वारा जो उसकी मानसिक शक्तियाँ होती हैं, मानसिक एबिलिटी होती है, मानसिक योग्यता होती है, उसके आधार पर वो क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को ग्रहण करते हैं और अपनी नॉलेज को खुद खुद क्रिएट करते हैं प्रीवियस नॉलेज के आधार पर। मतलब जो उनका पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर क्या करते हैं, नए नॉलेज को क्रिएट करते हैं। और यही कहलाता है कंस्ट्रक्टिविज्म, कि अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो शिक्षार्थी अर्थ और ज्ञान के निर्माता होते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना है कि जो ज्ञान का अर्थ होता है उसके निर्माता शिक्षार्थी खुद होते हैं, क्योंकि वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद निर्माण करते हैं अपने नॉलेज का। Constructivist assessment theory, based on observation, scientific study about how people learn, it is also known as formative assessment. Focus on the process that the individual learner take in the process of knowledge creation. Its purpose is to improve the quality of student learning. मतलब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट थ्योरी है वो ये है, अवलोकन के आधार पर अगर बात करें, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन हुए हैं, साइंटिफिक स्टडी हुई हैं, उसके आधार पर ये कह सकते हैं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट थ्योरी है उसमें लोग कैसे सीखते हैं, मतलब स्टूडेंट किस तरीके से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है इन बिटवीन होता है, ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस होता है, जब भी शिक्षण प्रक्रिया चल रही होती है बच्चों की तब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। तो उस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में लेता है। मतलब ये प्रक्रिया तब अपनाते हैं असेसमेंट की, फॉर्मेटिव असेसमेंट की, जब बच्चा अपनी लर्निंग को क्रिएट कर रहा होता है, अपने नॉलेज को खुद क्रिएट करता है, लर्निंग कर रहा होता है,
ताकि बच्चे ने कितना सीखा है ये पता चल जाए और उसी के आधार पर या कहाँ पे कमियां आ रही हैं उसका सुधार कर सके। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट थ्योरी है इसका उद्देश्य छात्र सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। मतलब जो बच्चे की क्वालिटी है लर्निंग की या फिर नॉलेज की, उसमें किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, उस पर फोकस कौन सा असेसमेंट कर सकता है, करता है कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट करता है। रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब इसमें जो रोल ऑफ टीचर है वो क्या है कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट में, तो टू प्रॉम्प्ट एंड फैसिलिटेट डिस्कशन। इसमें क्या होता है चर्चा को शीघ्र और सुविधाजनक बनाने के लिए, मतलब जो भी डिस्कशन होती है उसको किस तरीके से सुविधाजनक बनाना है, ये रोल होता है टीचर का। तो इसमें जो टीचर है उसका रोल क्या होता है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, सुविधा देने वाला। जैसे बच्चा कुछ डिस्कस कर रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर क्या करता है, एक हिंट दे सकता है। स्पून फीडिंग नहीं करवाएगा उसे, क्योंकि जब स्पून फीडिंग जहाँ पर होती है वहां पर क्या होगा, बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो प्रीवियस नॉलेज के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद करता है। और इसमें टीचर क्या करता है, टीचर का रोल क्या होता है, एज अ फैसिलिटेटर, यानी कि सुविधा देने वाला। तो जो भी मतलब चर्चाएं होती है उनको सुविधाजनक बनाने के लिए टीचर का रोल होता है। दूसरा जो है गाइडिंग स्टूडेंट बाई आस्किंग क्वेश्चन दैट विल लीड देम। छात्रों को ऐसे प्रश्न पूछकर मार्गदर्शन करना जो उनका नेतृत्व करेंगे। स्टूडेंट को गाइड करना, क्वेश्चन करना, उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछना जो उनका मार्गदर्शन कर सके, उनको आगे बढ़ने में मतलब आगे बढ़ा सके, उनकी जो उनकी जो लर्निंग का एक वो होता है, वे होता है, उस वे में तक पहुंचा सके। तो इस यहाँ पर जो टीचर का रोल होता है स्टूडेंट को गाइड करना, क्वेश्चन पूछना। नेक्स्ट पॉइंट जो है टू डेवलप देयर ओन कंक्लूजन ऑन द सब्जेक्ट। मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर स्टूडेंट के खुद के कंक्लूजन होने चाहिए, उनका खुद का निष्कर्ष विकसित करने के लिए भी टीचर का रोल होता है कि वो बच्चों के जो अपने कंक्लूजन होते हैं उनको डेवलप डेवलप कर पाए सब्जेक्ट के लिए। और नेक्स्ट होता है मेजर रोल ऑफ टीचर। शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है, इसमें भी टीचर का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा मेजर माना जाता है, मुख्य माना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा मेन होता है इसमें स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट किस तरीके से सीखेगा, किस तरीके से लर्निंग को एक्वायर करता है, वो ज्यादा उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इसमें थ्री मेजर रोल फैसिलिटेटर्स टू सपोर्ट स्टूडेंट, इसमें थ्री मॉडल मतलब थ्री मेजर रोल्स होते हैं टीचर्स के। पहला होता है मॉडलिंग, दूसरा है कोचिंग और तीसरा है स्कैफोल्डिंग। इन तीनों के बारे में हम आगे स्लाइड में जानेंगे और एक एक के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडलिंग क्या है। मॉडलिंग ओवर्ट परफॉर्मेंस, मतलब एक ऐसा परफॉर्मेंस है जैसे जिसको जिस तरीके से टीचर एक्ट करता है, स्टूडेंट क्या चाहता है कि वो उनकी तरह बने और उस जैसे वो नॉलेज को एक्ट करता है उसी तरीके से वो सीखने का प्रयास करता है। तो इसमें दो चीजें होती है ओवर्ट परफॉर्मेंस में, एक तो कवर्ड कॉग्निटिव प्रोसेस, गुप्त संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरा होता है परफॉर्म एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड, पहचानी गई गतिविधियां करना। मतलब जो स्टूडेंट का की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं उनको बाहर लाना, कि किस तरीके से वो किसी चीज के लिए लॉजिकल थिंकिंग करते हैं या किस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। और जिस तरीके से टीचर एक एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी परफॉर्म करता है किसी चीज को पहचानने के लिए, तो फिर स्टूडेंट का भी वही तरीका होता है मतलब उन चीजों को समझने के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट्स द रीजनिंग दैट इन द एक्टिविटी स्ट्रक्चर। तर्क को स्पष्ट करता है कि गतिविधि मतलब इसमें जो आर्टिकुलेट दैट रीजनिंग दैट इन एक्टिविटी स्ट्रक्चर, जो भी एक्टिविटी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या जो भी तर्क होते हैं उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो भी टीचर की मॉडलिंग के द्वारा समझ में आता है। नेक्स्ट है लर्नर शुड यूज वाइल इंगेज इन द एक्टिविटीज। शिक्षार्थियों को गतिविधि में लगे रहते हुए उपयोग करना चाहिए, मतलब जो भी गतिविधि है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो भी स्टूडेंट है उनको इंक्लूड करना। तो वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चीजें करते हैं और स्टूडेंट को भी उसमें इंगेज रखने का काम करते हैं। जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी लर्निंग होती है उसमें उनको इंगेज करके रखने का काम भी टीचर का होता है। नेक्स्ट है मॉडलिंग बिहेवियर, बिहेवियरल मॉडलिंग, कॉग्निटिव मॉडलिंग।
अब इसमें मॉडलिंग बिहेवियर, जिस तरीके से टीचर का बिहेवियर होता है, स्टूडेंट उसको एक्वायर करने की कोशिश करता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है या बिहेवियरल हो, तो वो इन चीज़ों को स्टूडेंट क्या करता है, वैसा ही एक्वायर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है कोचिंग कॉम्प्लेक्स एंड इनएक्ट गुड मोटिवेट लर्नर्स एनालाइज देयर परफॉर्मेंस। इसमें शिक्षार्थियों को अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, फिर उनकी जो भी परफॉर्मेंस होती है, किस तरीके से उनका प्रदर्शन होता है उन चीज़ों के लिए, उसको एनालाइज करने का काम भी टीचर का होता है। तो ये कोचिंग में होता है कि जिस तरीके से पढ़ाते हैं उसी तरीके से वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, या जो भी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस होता है उनको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू लर्न अबाउट हाउ टू परफॉर्म। प्रदर्शन करने के तरीके के बारे में कैसे जाने, मतलब ये देखना कि किस तरीके से बच्चा लर्न करता है और किस तरीके से जो भी लर्निंग करता है उसको परफॉर्म करता है, ये भी एक टीचर का रोल होता है ये जानने का। नेक्स्ट है प्रोवोक्स रिफ्लेक्शन आर्टिकुलेशन ऑफ व्हाट वाज लर्न। जो सीखा गया था उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसकी अभिव्यक्ति किस तरीके से बच्चा करता है, जो भी चीज़ें उसने सीखी है, जो भी लर्निंग सीखी है, उसकी हैबिट में किस तरीके से आई है, या उसका प्रभाव किस तरीके से बच्चे पर पड़ा है, या किस तरीके से वो चीज़ों को एक्सप्रेस करता है सीखने के बाद, ये भी टीचर का रोल होता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्व रिस्पॉन्स दैट आर सिचुएटेड इन द लर्नर टास्क परफॉर्मेंस। इसमें वो प्रतिक्रियाएं शामिल हैं जो शिक्षार्थी के कार्य के प्रदर्शन में स्थित हैं। तो वो क्या करता है, इसमें जो भी मतलब एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है, एक ऐसे टास्क देता है कि स्टूडेंट परफॉर्म करे, और उसके बाद जो उसका रिस्पॉन्स होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं टीचर का एक रोल होता है कि उसमें जो भी प्रक्रियाएं हैं उसमें हेल्प करना कि वो अपने टास्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है इसका फोल्डिंग। इसका फोल्डिंग जैसा कि सभी मैंने आगे अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इसका फोल्डिंग वाइगोस्की ने दिया है। इसका फोल्डिंग का मतलब होता है कि एक इस तरीके से हेल्प करना, थोड़ी सी हेल्प करना कि स्टूडेंट अपना हेल्प खुद करना सीख जाए। तो इसका फोल्डिंग सिस्टमैटिक अप्रोच टू सपोर्ट द लर्नर, जिसमें 4 पॉइंट फोकसिंग ऑन द टास्क, दूसरे द इन्वायरमेंट, द टीचर और द लर्नर। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि टास्क पर फोकस करने का काम किया जाता है। जैसे अगर स्टूडेंट नहीं कर पाता तो उसे थोड़ी सी सपोर्ट दे दो ताकि वो काम करना सीख जाता है। तो इसलिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो मतलब जिसमें बच्चे की सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाए। और टीचर ऐसा होता है, टीचर एज द फैसिलिटेटर, सुविधाएं देने वाला, जो बच्चों को उनके खुद के नॉलेज क्रिएट करने के लिए मदद कर सके, उनके जो भी लक्ष्य हैं उनको अचीव करने के लिए मदद कर सके। लर्नर का होता है कि किस तरीके से वो लर्न करता है और कितना इफेक्टिव तरीके से उसका रिफ्लेक्शन उसके बिहेवियर में झलकता है। तो ये सारी चीजें इसका फोल्डिंग के अंतर्गत आती है। Provide temporary framework to support learning student performance beyond their capacity. Support for cognitive activities that is provided by an adult when the child adult are performing the task together. सीखने और छात्र के प्रदर्शन को उनकी क्षमता से परे जो समर्थन करने के लिए संज्ञानात्मक गतिविधि के लिए समर्थन जो एक वयस्क द्वारा प्रदान किया जाता है जब बच्चा और वयस्क एक साथ कार्य कर रहे होते हैं। मतलब जब भी एक टेम्परेरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना बच्चे को लर्निंग के लिए सपोर्ट करना, जो भी स्टूडेंट का परफॉर्मेंट है, उनकी कैपेसिटी है, उसके लिए सपोर्ट करना, ताकि उनकी जो भी संज्ञानात्मक गतिविधि कर रहे हैं उसके लिए एक समर्थन प्रोवाइड करना, एक इसका फोल्डिंग प्रोवाइड करना, ताकि वो जो भी टास्क कर रहे हैं या जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको आसानी से कर सके। तो उनके साथ टीचर्स को हमेशा होना चाहिए कि जहाँ पर गलती कर रहे हैं तो वो वहाँ पर उनको रियलाइज कराए कि ये आप गलत कर रहे हो या इसको किस तरीके से आप सही कर सकते हो, उसका तरीका बताएं। तो ये भी एक टेम्परेरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाना चाहिए टीचर को। पर्पज ऑफ असेसमेंट इन अ constructivist encouraging student to use active techniques, experiments, real world problem solving. The constructivist view of learning point toward a number of different teaching practice student
In the constructivist classroom, ideally become expert learners, student learn how to learn. इसमें जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग पर्पस है, इसमें छात्रों को सक्रिय तकनीक, मतलब इसमें स्टूडेंट को एक्टिव टेक्निक्स सिखाई जाती है कि जो एक्सपेरिमेंट बेस होती है रियल वर्ल्ड से या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग से कनेक्ट होती है, उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाए खुद को और एक्सपेरिमेंट कर पाए। सबसे ज़्यादा तो व्यवहारिक चीज़ें हैं जो प्रयोग के द्वारा समझ में आती हैं। बच्चों को जो एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा प्रयोग करने से, एक्सपेरिमेंट करने से समझ में आते हैं उनको चीज़ें। तो सीखने का रचनात्मक दृष्टिकोण कई अलग-अलग शिक्षण प्रथाओं की ओर इशारा करता है। जैसे रचनात्मक कक्षा में छात्र आदर्श रूप से विशेषज्ञ शिक्षार्थी बन जाते हैं, मतलब एक लर्नर एक्सपर्ट बन जाते हैं जितना कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एक्टिव लर्निंग होती है, जो भी चीज़ें होती हैं एक्सपेरिमेंट बेस होती हैं, लर्निंग बाई डूइंग होती हैं, खुद करके सीखते हैं बच्चे, या फिर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं, जो वास्तविक दुनिया की समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करवाने के लिए टीचर उनको ज़्यादा फोर्स करते हैं। तो इसलिए क्योंकि प्रीवियस नॉलेज के आधार पर खुद के नॉलेज का बिल्डअप खुद ही करते हैं, तो रचनात्मक कक्षा में मतलब वो खुद ही एक एक्सपर्ट लर्नर बन जाते हैं और छात्रों को ये पता होता है कि वो किस तरीके से सीख पाएंगे, यानी कि हाउ टू लर्न, किस तरीके से सीखना है। सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होता है, हाउ टू लर्न, किस तरीके से सीखना है, कैसे सीखना है। तो इस पर ज़्यादा कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्पस में इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ लर्निंग. Dimension of learning is a comprehensive model that use that research theories now about learning to define the learning process. It premises is the 5 types of thinking, what we call the 5 dimension essential to successful learning. मतलब जो डायमेंशन ऑफ लर्निंग है, सीखने का आयाम है, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है जो सीखने की प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए सीखने के बारे में शोधकर्ताओं और सिद्धांतकारों को क्या पता है इसका उपयोग करता है। इसके आधार पर इसका आधार है 5 प्रकार की सोच, जिसे हम 5 आयाम कहते हैं। लर्निंग के कितने डायमेंशन होते हैं, 5 होते हैं कि हम किस प्रकार से थिंकिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसेंशियल टू सक्सेसफुल लर्निंग, जिसके द्वारा क्या होता है, सफल सीखने के लिए आवश्यक है। हमें अगर कुछ सीखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी लर्निंग के डायमेंशन है या सीखने के जो आयाम हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारी लर्निंग जो होती है वो इफ़ेक्टिव होती है, हम अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ डायमेंशन, तो सबसे पहले द डायमेंशन फ्रेमवर्क विल हेल्प टू, मतलब ये जो डायमेंशन है वो किस तरीके से मदद करता है वो जानेंगे। तो मेंटेन अ फोकस ऑन लर्निंग, सीखने पर केंद्रित ध्यान केंद्रित रखना। सबसे पहले तो किस तरीके से लर्निंग पर फोकस करना है, फोकस मेंटेन रखना है। एक तो फोकस करना अलग बात होती है, क्योंकि हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो एक बार हमने बुक उठा ली, फिर हमें लगता है फिर दोबारा फिर मन नहीं करता पढ़ने का। तो क्या होता है, किस तरीके से हमें मेंटेन करना है लर्निंग पर फोकस मेंटेन करना है कि हम पढ़ना चाहें, हर बार पढ़ना सीखना चाहें कुछ ना कुछ। तो सीखने पर ध्यान किस तरीके से केंद्रित रखना है ये भी इस डायमेंशन के अंतर्गत आता है। स्टडी द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन, मतलब लर्निंग प्रोसेस किस तरीके से होगी, किस तरीके से सीखते हैं, इस पर भी फोकस करते हैं। Plan curriculum instruction assessment that take into account the 5 critical aspect of learning. इसमें पाठ्यक्रम निर्देश और मूल्यांकन की योजना बनाते हैं जो सीखने की 5 महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखता है। अब देखते हैं वो पहलू कौन से हैं। तो डायमेंशन ऑफ लर्निंग में सबसे पहले द टाइप्स ऑफ थिंकिंग, व्हाट वी कॉल द 5 डायमेंशन ऑफ लर्निंग विच आर एसेंशियल टू सक्सेसफुल लर्निंग। मतलब जो थिंकिंग के प्रकार हैं जिसे हम सीखने के 5 आयाम भी कहते हैं, तो सफल सीखने के लिए आवश्यक हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले एटीट्यूड और परसेप्शन। एटीट्यूड और परसेप्शन की अगर हम बात करें तो हमारा जो एटीट्यूड है पॉजिटिव है या निगेटिव है, किसी पर्सपेक्टिव को लेके, किसी चीज को लेके, या हमारी धारणाएं क्या हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं सीखने के लिए। हम सीखना चाहते हैं, हम बस हमारा इंटरेस्ट है, या फिर हम ऐसे ही
किसी वजह से सीखना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा परसेप्शन क्या है सीखने का, धारणाएँ क्या है सीखने की, पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है एक्वायर इंटीग्रेटेड नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति और एकीकृत करना। किस तरीके से हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं और एकीकृत करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंड रिफाइन नॉलेज, ज्ञान का विस्तार और परिष्कार। किस कहते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उतना ज़्यादा अगर हम उनकी शेयरिंग करते हैं, लोगों के पास पहुंचाते हैं, जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन में हम नॉलेज को लाते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नेक्स्ट है यूज नॉलेज मीनिंगफुली, ज्ञान का सार्थक उपयोग। हमें ये पता होना चाहिए कि मीनिंगफुल नॉलेज का उपयोग किस तरीके से करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव हैबिट ऑफ माइंड, मन की उत्पादक आदतें। जो हमारी मन की आदतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं सीखने के लिए। अब इसमें देखते हैं एटीट्यूड परसेप्शन का। सबसे पहले अफेक्ट स्टूडेंट एबिलिटी टू लर्न एग्जांपल्स। इफ स्टूडेंट हैव नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट क्लासरूम टास्क, they will probably put little effort into those tasks. Effective instruction help student to positive attitude and perception about the classroom, about learning. छात्रों की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। जैसा हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि एटीट्यूड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें। अगर नेगेटिव है एटीट्यूड तो क्या होगा, सीखने की जो एबिलिटी होगी वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, हम कम सीख पाएंगे, क्योंकि निगेटिविटी जो होती है वहां पर मतलब सीखने की के अवसर कम होते हैं। तो छात्रों की सीखने की क्षमता को बहुत ही ज्यादा हमारा एटीट्यूड जो है वो एबिलिटी जो है वो प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण देखें, यदि छात्र के पास कक्षा कार्य के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण है कि ये कॉलेज ऐसा है, ये स्कूल ऐसा है, यहाँ पर नहीं सीख सकते, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत जगह ऐसे होती हैं जहाँ पर कुछ दो चार बच्चे भी होते हैं जो अच्छे से पढ़ के अच्छे से जॉब लगते हैं, और वहीं से बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलते हैं जिनकी जॉब नहीं लगती। तो ये एक अपना दृष्टिकोण है, अपना एक नजरिया है, अपना एक परसेप्शन है। तो अगर जितना ज़्यादा हम निगेटिविटी में जाते हैं तो हम चीज़ों को नहीं सीख सकते, इसलिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वे शायद उन कामों में थोड़ा कम प्रयास करते हैं। मतलब अगर नकारात्मक दृष्टिकोण है तो थोड़ा कम प्रयास करेंगे। प्रभावी निर्देश छात्र को कक्षा के बारे में, सीखने के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण और धारणाओं में मदद करता है। अब जितना ज़्यादा हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, जितना ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, परसेप्शन हमारा पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे बनेंगे, हम चीज़ों को अच्छे से लर्न कर सकते हैं पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में रह के। Acquire and integrated knowledge, relating the new knowledge to already know, organizing that information, making it long term memory। ज्ञान प्राप्त करना और एकीकृत करना, पहले से ही जानने के लिए नए ज्ञान से संबंधित, मतलब जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसको नए ज्ञान से संबंधित करना, उस जानकारी को व्यवस्थित करना, इसे हम दीर्घकालिक स्मृति बनाना कहते हैं। मतलब जितना ज्यादा हम जो चीजें वायर करते हैं, हम क्या करते हैं प्रीवियस नॉलेज से अगर उसको कनेक्ट करें और उसको अपने नॉलेज के थ्रू एक्सपीरियंस में लेके आते हैं, तो क्या होता है वो हम हमारे लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो जाता है और वो चीज़ें हमें बहुत दिन तक याद रहती हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंड रिफाइन नॉलेज। Learning does not stop with acquiring, integrating knowledge. Learners develop in-depth understanding through the process of extending and refining their knowledge. Common reasoning process used to extend and refine their knowledge are following. अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी थी है। कंपेयरिंग, क्लासिफाइंग, अब्स्ट्रैक्टिंग, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। मतलब सीखना ज्ञान प्राप्त करने से और एकीकृत करने के साथ नहीं रुकता है। शिक्षार्थी को अपनी विस्तारित और परिष्कृत करने की प्रक्रिया के माध्यम से गहन समझ विकसित करते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सीखना और ज्ञान प्राप्त करने की, तो एकीकृत करने के साथ नहीं रुकता है। शिक्षार्थी अपने ज्ञान को खुद ही विस्तारित करता है, जितना ज्यादा हम नॉलेज शेयर करते हैं उतनी ज्यादा नॉलेज बढ़ती है। तो इसीलिए हमें क्या जरूरी है, गहन समझ, किस तरीके से हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करते हैं लोगों से, जितना ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे उतना ज्यादा हमारे ज्ञान कोश में वृद्धि होती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो भी नॉलेज है उसको शेयर करना। शेयरिंग से क्या होता है, नॉलेज के भंडार में
वृद्धि होती है। तो जितना ज़्यादा हम तर्क वितर्क करते हैं, जितना ज़्यादा नॉलेज को कंपेयर करते हैं, उतनी ज़्यादा क्या होती है, नॉलेज बढ़ती है। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है, अब उसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि जितना ज़्यादा हम नॉलेज को कंपेयर करते हैं, मतलब नॉलेज की तुलना करते हैं, उतनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है। क्लासिफाइंग करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो भी बढ़ती है। अब्स्ट्रैक्टिंग करते हैं, जितना ज़्यादा सारांश वाली चीज़ें हम मतलब एक समरी निकालते हैं कि पूरी चीज़ें पढ़ ली, फिर उसमें हमने क्या सीखा, तो उसकी समरी जानना, उससे भी नॉलेज बढ़ती है। इंडक्टिव रीजनिंग से बढ़ती है आज्ञानात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। जितना हम ज़्यादा एग्जाम्पल का उपयोग करते हैं और नॉलेज को एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी लर्निंग बढ़ती है। तो इसीलिए रिफाइन नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है यूज नॉलेज मीनिंगफुल। इफेक्टिव लर्निंग अकर व्हेन वी यूज नॉलेज टू परफॉर्म मीनिंगफुल टास्क। एग्जाम्पल, लर्न अबाउट टेनिस requests by talking to a friend or reading a magazine article about them. We really learn them, decide what kind of techniques request to buy. सीखना तब होता है जब हम सार्थक कार्यों को करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए किसी मित्र से बात करके या उनके बारे में एक पत्रिका लेख पढ़कर टेनिस रैकेट के बारे में जाने, हम वास्तव में उन्हें सीखते हैं और तय करते हैं कि किस तरह का टेनिस रैकेट खरीदना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर एग्जांपल लें कि नॉलेज मीनिंगफुल किस तरीके से हम मतलब मीनिंगफुल नॉलेज का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हम क्या करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं कि ये चीज़ें कैसी होंगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा मतलब सीखने का एक्सपोजर बढ़ जाता है। और हम सीखना तब हमारा होता है जब हम सार्थक कार्यों को करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो जब भी हमें कुछ खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई लैपटॉप खरीदना है, कोई कुछ खरीदना है, तो हम क्या करते हैं, रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं कि लोगों के रिव्यू क्या आए हुए हैं उस पर। तो ये चीज़ें क्या है, जब भी हम जो भी हमारी नॉलेज होती है उसको हम क्या करते हैं, सार्थक कार्यों के लिए उसका उपयोग करते हैं, मतलब एक मीनिंगफुल सिचुएशन के लिए अपनी नॉलेज का उपयोग करते हैं। In dimension of learning model, there are 6 reasoning process constructed in encouraging the meaningful use of knowledge: decision making, problem solving, invention, investigation, system analysis और experimental analysis। सीखने के मॉडल के आयाम में 6 तर्क प्रतिक्रियाएं हैं। अब वो 6 रीजनिंग प्रोसेस कौन कौन सी हैं जो ज्ञान को सार्थक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई हैं, जो मीनिंगफुल मतलब जो नॉलेज को इनकरेज करती है, मीनिंगफुल तरीके से, किस तरीके से यूज करना है मीनिंगफुल सिचुएशन में, तो उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई हैं। देखते हैं, सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग। हमें क्या डिसीजन लेना है, लर्निंग का बहुत बड़ा हाथ होता है कि सही डिसीजन हम किस पर्सपेक्टिव पर ले सकते हैं। समस्या समाधान, जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। इन्वेंशन, कुछ नया आविष्कार करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करने के लिए। सिस्टम विश्लेषण, जो भी सिस्टम है उसका एनालिसिस करने के लिए। प्रायोगिक विश्लेषण, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका एनालिसिस करने के लिए। तो ये 6 तर्क प्रतिक्रियाएं हैं या फिर हम कहें रीजनिंग प्रोसेस हैं जिनके थ्रू लर्निंग बढ़ती है जितनी ज्यादा हम ये चीजें करते हैं। बेनिफिट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म की बेनिफिट क्या होती है। तो चिल्ड्रन मोर एंजॉय लर्निंग more when they are actively involved rather than passive learners. Concentrate on learning how to think and understand. Constructivist learning is transferable. Give student ownership of what they learn. They learn more likely to retain, transfer to new knowledge to real life. इसमें क्या होता है, बेनिफिट क्या होती है, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, लर्नर जो होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, हर जो भी एक्टिविटी होती है उसमें एक्टिवली सक्रिय रूप से इन्वॉल्व होते हैं। मतलब एक ये नहीं कि चुपचाप बैठ के सुन रहे हो, तो इसमें इनकी एक्टिव रूप से जो भी चीज़ें करते हैं वो एक्टिव रूप से करते हैं, तो बच्चे अधिक सीखने का आनंद लेते हैं। जितना ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं उतना ज़्यादा उनको मज़ा आता है चीज़ों को सीखने में। तो सीखने के साथ साथ उनको वो सीखने को इंजॉय भी करते हैं।
हैं। सोचने और समझने के तरीके सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है, मतलब जो सोचने और समझने के तरीके हैं वो हमेशा लर्निंग पर फोकस करते हैं कि किस तरीके से लर्न करना है। रचनावादी शिक्षा हस्तांतरणीय है, मतलब एक जो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग है वो क्या है, ट्रांसफरेबल है, वो चीज़ों के मतलब लोगों में ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने नॉलेज की शेयरिंग कर सकते हैं। छात्रों को जो वे सीखते हैं उसका स्वामित्व देता है, मतलब जो भी सीखते हैं वो खुद के ओनरशिप उन मतलब जैसे वो अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट करते हैं, तो वो वे नए ज्ञान को वास्तविक जीवन में बनाए रखने और स्थानांतरित करने की अधिक संभावना होती है कि वो मतलब किस तरीके से उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं, क्या लर्न करते हैं और क्या लर्न करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, इस पर ज़्यादा कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो फोकस करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं कि बच्चा इन्वॉल्व होके सीखता है, इंगेज रहता है लर्निंग में, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अपनी जो खुद की लर्निंग होती है उसको एंजॉय करता है। उसे ये पता होता है कि क्या सीखना है, किस तरीके से सीखना है, इस पर ज़्यादा फोकस करता है कंस्ट्रक्टिविज्म। आई होप आप सबकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। इसके अलावा अगर कोई और भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हैं, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जो समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में भी बता सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड या जनरल एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में भी बता सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए ऐसे ही मेरे चैनल पे और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।